So, welcome back everybody to this wonderful session of sound wave. Yeah, we have already done 3 lecture. This is lecture number 4. This is lecture number 4 of your sound wave. As we have previously studied about the basically the experimental part, that is called resonance tube experiment, and this is actually an important topic. कॉज इससे सवाल यार पूछे तो जाते ही है बिल्कुल। अब देख रहे हो ना हम, मतलब वेव पहले पढ़े थे, फिर साउंड वेव में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमने इंट्रोड्यूस कर ली हैं ऑलरेडी। पिछले लेक्चर में रेजोनेंस ट्यूब हो गया है, जो लेक्चर कल का मिस किए हैं बच्चे कोई बात नहीं, एक बार उसको देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। मैंने यहाँ तक एक बढ़िया आपको रिलेशन दिया था, जिससे आप इस टाइप के प्रॉब्लम जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस कभी अगर आते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, बेसिकली इस पर फोकस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। आज का लेक्चर ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा साउंड वेव का, ठीक है। होपफुली इसके बाद का जो लेक्चर है दैट गोना बी लास्ट लेक्चर ऑफ साउंड वेव, ठीक है। काफी कुछ हमने कवर भी कर लिया, खत्म हो जाएगा साउंड वेव भी। फिर हम कंप्लीटली क्लास 11 का वेव और साउंड वेव वाला पार्ट तो निपटा ही चुके होंगे, ठीक। प्रैक्टिस सेशन, यस एब्सोल्युटली प्रैक्टिस सेशन, 2 प्रैक्टिस सेशन लूंगा, चिंता ना करो, इस बार 2 लूंगा मैं, ठीक है, लगातार इसकी, ठीक। इसकी 2 प्रैक्टिस सेशन होगी 2 दिन, ठीक है। बट अभी फिलहाल साउंड वेव खत्म करते हैं, पहले पहले टारगेट तो वही है। तो आज जो साउंड वेव में पढ़ना है इसके बाद, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें नोट करिएगा सबसे पहली चीज जो कि इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। दैट इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, सर ये बीट फ्रीक्वेंसी टर्म देखो बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा समय लूंगा इसमें, बहुत छोटा सा ही टर्म है। देखो बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ तुमको। देखो होता क्या है ना, कि मान लो जैसे मेरे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क पड़े हुए थे। एक ट्यूनिंग फोर्क यहाँ है, दिस इज ट्यूनिंग फोर्क 2, दिस इज ट्यूनिंग फोर्क 1, दिस इज ट्यूनिंग फोर्क 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि लेट्स से ट्यूनिंग फोर्क, रैंडम एग्जांपल्स, मान लो पहली ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है अगर मान लो 512 हर्ट्ज है, और दूसरी ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी वो भी 512 हर्ट्ज है, तो अगर मैं एक टाइम पे पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे, लेट्स से हमारे पास एक सॉलिड रॉड थी, इस सॉलिड रॉड से हमने इसको ऐसे हिट किया, जैसे टन से आवाज आएगी जब हिट करेंगे तो, क्योंकि दोनों क्या है, मेटल के पीसेस है। और उसी टाइम पे मैंने दूसरे वाले को भी क्या किया, एक ही साथ हिट कर दिया, ठीक है। हमारे पास एक लोहे की रॉड थी, उस लोहे के रॉड से क्या है, मैंने जो ऊपर है ट्यूनिंग फोर्क का, जो दोनों यू शेप आप देख रहे हो, जो उनके बेसिकली जो बाहर निकले हुए दो नुकीले से यू शेप है, उनको मैंने क्या किया, ऐसे हिट किया एट अ टाइम, दोनों को एक साथ। तो सोच के देखो क्या होगा, ऐसा टन सी आवाज आएगी, और फिर इसकी भी टन से आवाज आएगी, और फिर वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो क्योंकि पहले ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज आल्सो 512 हर्ट्ज, एंड दूसरी ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी दैट इज आल्सो 512 हर्ट्ज, तो हमको क्या होगा ना, एक स्मूथ बीट सुनाई देगी, है ना, एक स्मूथ साउंड सुनाई देगी, ठीक है, ठीक है। एक स्मूथ सी साउंड सुनाई देगी, दोनों एक साथ वाइब्रेट करेंगे तो, ठीक। ये तो तब केस था जब दोनों का ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखा था। अब होता क्या है ना, कि जैसे ही मान लो मेरा मन किया कि मैं ट्यूनिंग फोर्क 1 की फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा, वैरी करूंगा, तो पता है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स तो जो होती है वो तो होती ही है, बट आप मैन्युअली भी इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। मान लो पहले लिखा हुआ है इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, तो अगर मेरे को इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैं इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ कोई वेट अटैच कर सकता हूँ मेटल का। मैंने ऊपर जो उसका दिखा ना नुकीला वाला पोर्शन, एक बार मैं ट्यूनिंग फोर्क तुम सबको फिर से दिखा देता हूँ, देखो ट्यूनिंग, मैं तुमको वेटेड ट्यूनिंग फोर्क दिखाता हूँ, वेटेड ट्यूनिंग फोर्क, देखो 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 मैंने क्या किया, सोच के देखो, ये ट्यूनिंग फोर्क था, इसमें मैंने 2 वेट पहना दिए मेटल की, दिख रहा है, दिख रहा है, ये वेट दिख रहा हो, ये वेट जो है ना ये ऊपर और नीचे ऐसे स्लाइड हो सकता है, देख रहे हो, ये ऊपर और नीचे। सिमिलरली इसमें भी देखो ये वेट पहनाया हुआ है, ऊपर से एक मेटल का वेट हमने पहनाया, इसको इसको कहते हैं वेटेड ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। सर वेट क्यों किया, ट्यूनिंग फोर्क पे वेट क्यों लगाया, सर मैं भी बताता हूँ, चिंता ना करो, पहले समझ लो। एक ट्यूनिंग फोर्क है, इन दोनों को मैंने क्या किया, अलग अलग मेटल पीसेस से वेट कर दिया, वेट इन द सेंस कि दो, देखो अब बढ़िया दिखेगा, ठीक है। देखो इधर मैंने एक वेट डाल दिया, इधर मैंने एक वेट डाल दिया मेटल का, अब मैं इसको ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है ये। सिमिलरली इसको मैं ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता हूँ, सेम केस विद दिस, ठीक है।
तो हुआ क्या कि मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे से ट्यूनिंग फोर्क के जो दोनों एंड थे, मैंने उनमें क्या किया, एक एक वेट बना दिया मेटल का, और ये वेट जो है इसको ऊपर और नीचे से स्लाइड किया जा सकता है। इस स्लाइड का फायदा पता है क्या होगा, जब आप इसको ऊपर और नीचे स्लाइड करोगे ना, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर वेरिएशन लाना होता है सर, तो हम किसी ट्यूनिंग फोर्क को वेट कर देते हैं। क्या और बेहतर तरीका है? हाँ बिल्कुल, बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं फाइलिंग और एक को कहते हैं वेटेड। मतलब वेट करेंगे तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, या फिर फाइलिंग नाम का एक प्रोसेस होता है। अच्छा, फाइलिंग पता है क्या होता है? देखो, सबने देखा है जब कारपेंटरी का वर्क होता है घर में, तो वुड के ऊपर, वुड को प्लेन करने के लिए हम फाइलिंग करते हैं, एक मशीन आती है ना, जिससे इसको प्लेन किया जाता है, उसको कहते हैं फाइलिंग। बिल्कुल वही चीजें क्या होगी ना, इसका जो आप देख रहे हो ये वाला एंड, ठीक है, आप इसको फाइल कर सकते हो, इसको स्मूथ बना सकते हो। स्मूथ करने के लिए इसको फाइलिंग की जाती है, ठीक है। तो या तो फाइलिंग के थ्रू हम किसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, या फिर वेट करके किसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा था, मैं वही कह रहा था तुमसे कि मान लो, ये सब तो मैं, चलो प्रोसेस है तो मैं तुमको बता दिया, इसको अभी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैंने क्या किया कि दोनों वेट ऐसे पहना दिया। अब मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी सर, 512। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को मान लो चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, मान लो। अब सेकंड केस अगर मैं मान लूं, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स बढ़ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम बढ़ के ये 514 हर्ट्ज हो गया, अब 512 हर्ट्ज हो गया। अब फिर से वही काम करूंगा, मैं एक मेटल के रॉड से इसको एक बार हिट करूंगा, सेम टाइम में एक मेटल से रॉड से इसको भी एक बार हिट करूंगा। टनने से आवाज तो आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो स्मूथ साउंड है वो गायब हो जाएगी। और वो स्मूथ साउंड बेसिकली ऐसे वाह 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 करके आती है ना। वो स्मूथ एक जा रहा था शुरुआत में जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, ठीक है। बट जब आप ऐसे फिर फ्रीक्वेंसी बदल के आप हिट करोगे, तो ऐसे वाह 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 करके साउंड निकलती है। मतलब वो स्मूथ नहीं रहेगी साउंड, अब वो साउंड क्या होगी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हो जाएगी, क्योंकि मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। इसी को कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब वो जो स्मूथ बीट थी, अब वो गायब हो चुकी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कैसे करते हैं सर? उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पता है क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, वो है मॉड एफ। एफ इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे नोट कर लो, एफ बीट, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ F1 माइनस F2, मॉड ऑफ F1 माइनस F2। ओ हो, मतलब शुरुआत में ये भी 512 था, मतलब F1, अच्छा F1 F2 है क्या? नो, ये भी नोट कर लो। F1 होगा ट्यूनिंग फोर्क 1 की फ्रीक्वेंसी, और F2 होगा ट्यूनिंग फोर्क सेकंड की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एफ बीट कैसे निकलेगा सर? सर दोनों का डिफरेंस। ओहो हो, मतलब फर्स्ट केस में 512 था, फर्स्ट केस में 512 था, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस केस में मुझे जरा एफ बीट निकालो, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करो, तो देखो इधर भी 512 माइनस 512, इला एफ बीट तो सर फर्स्ट केस में 0 हो गया। मतलब इसमें कोई बीट फ्रीक्वेंसी नहीं है, और जब बीट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वाह 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 वाली साउंड नहीं आएगी, हमको हमको स्मूथ साउंड मिलेगी, ऐसा टन सी करती हुई आवाज आएगी। बट सेकंड केस में क्या हो गया सर? सेकंड केस में अब मैंने इसको वेट करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। तो सेकंड केस में, इस केस में अगर मैं तुमसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछूं, उसको मैं अब यहां से थोड़ा रब कर देता हूं, ये वेट वाला पोर्शन था, आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये मिट नहीं रहा है। बट सेकंड केस मान लो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ऐसे नीचे करके। सेकंड केस में मैंने क्या किया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे वेट कर दिया है, और वेट के वजह से अब इसकी फ्रीक्वेंसी 514 हर्ट्ज हो गई है। और सेकंड का को मैंने वेट नहीं किया, वैसे ही रख दिया 512 हर्ट्ज, ठीक है। अब मैंने फिर दोनों को हिट किया, तो इस केस में जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी कितना, 514 माइनस 512, 2। तो इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला ही था इसमें जो आपको याद रखना था बीट फ्रीक्वेंसी में, वो क्या है सर? एफ बीट इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2, जहां F1 क्या है, ट्यूनिंग फोर्क 1 की फ्रीक्वेंसी, F2 क्या है, ट्यूनिंग फोर्क 2 की फ्रीक्वेंसी, और एफ बीट दोनों का मॉड लेके। तो हमको सोचो हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, चाहे बड़े में से छोटे को घटाओ या छोटे में से बड़े को घटाओ, कोई मतलब नहीं है।
बस करना अल्टीमेटली क्या है, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन दोनों के बीच, उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब क्लियर हो गया? बताओ, फटाफट से बताओ, क्या बीट फ्रीक्वेंसी समझ आ गई सबको? क्या ही था, सिंपल था यार, बीट फ्रीक्वेंसी में कुछ तो था ही नहीं, तुमको वेटेड 24 दिखा दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज जाननी है तुम्हारे लिए, क्या याद रखना हमेशा, जब भी क्वेश्चन में, यहां लिखा देता हूं, जब भी क्वेश्चन में कहे कि ट्यूनिंग फोर्क को वेट कर दिया गया है, तो इसका मतलब सर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी जब वेट करने के बाद, वो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी आएगी। और जब भी कहे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के लिए मैं तुमको बता रहा हूं, जब भी कहे कि ट्यूनिंग फोर्क को फाइल कर दिया गया है, फाइलिंग हो गई है, तो उस केस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो लो हो जाएगी, याद रखिएगा। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, ओहो, अरे थोड़ा वेट कर लेना इधर, ठीक है, मैंने इधर भी एक रिजल्ट को उल्टा तुमको बता दिया है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 500 घट के 510 कर लो, ठीक है। एक चीज और याद रख लेना हमेशा, बढ़ती घटती है वो मैं तुमको समझा रहा था, यहाँ 510 कर लो, ठीक है। अब 510 भी कर लोगे तो क्योंकि मॉड लगा है तो आएगा आंसर 2 ही, ठीक है। हाँ, अब याद रख लो, अब समझ लो, जब भी ट्यूनिंग फोर्क आप वेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी सॉरी घट जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, मतलब सोचो 512 था, अब घट के 510 हो गया, क्यों? मैंने वेट कर दिया, ठीक, ऊपर नीचे मूव करके आप उसके वेट को चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हो बेसिकली। तो वेट करने पे फ्रीक्वेंसी घटती है, ये समझ जाइएगा हमेशा, ठीक। इसको लोडिंग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, वेट कह लो या फिर लोडिंग कह लो, क्वेश्चन में लोडिंग लैंग्वेज कई बार यूज करते हैं, इसीलिए जब आप लोड करते हो किसी बेसिकली ट्यूनिंग फोर्क को या वेट करते हो तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, ये याद रखिएगा। और जब आप उसको फाइल करते हो ना, फाइल मतलब जब फाइलिंग, फाइलिंग मतलब उसके दोनों जो फोर्क दिख रहे हैं बाहर, उसको आप स्मूथ बनाते हो, तो फाइलिंग कह सकता है या स्मूथिंग कह सकता है। उस केस में याद रखिएगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैंने पहले केस में थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, बट अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यार हो जाती है मुझसे भी गलती, क्या करें। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी, एक बीट फ्रीक्वेंसी करके छोटा सा टॉपिक होता है, छोड़ना नहीं चाहता था यार, फार्मूला बेस्ड है ये भी, तो इसलिए करा दिया। बताओ क्लियर है ना? जल्दी से बताओ, क्लियर है तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज तो एनर्जी हमारी ठीक है। जल्दी बताइए, क्लियर है? बोलो यार, फटाफट से यार, फटाफट से बता दो यार, अरे क्लियर है बच्चा पार्टी, जल्दी से। आवाज आ भी रही है कि नहीं? क्लास में एक्टिव हो भी कि नहीं? क्लास में चलो चलो फिर, यही तो चाहिए था, चलो ओके चलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब टूवर्ड बढ़ चुके हैं हम लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ही थोड़ा बड़ा है साउंड वेव के अंदर, और इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। यही तो इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं पढ़े तो फिर साउंड वेव नहीं पढ़े, है कि नहीं? कहा जाता है ना, अरे यार साउंड में डॉपलर समझ ही नहीं आता है। अरे मैं बैठा हूं ना पूरा कंफ्यूजन देने के लिए, चिंता बिल्कुल ना करो। डॉपलर इफेक्ट, सबसे पहले तो डॉपलर इफेक्ट को समझने से पहले हम पहले कुछ टर्म को समझेंगे, क्योंकि वो नहीं समझ आएगा तो फिर डॉपलर इफेक्ट वैसे ही काम का नहीं है आपके लिए, समझ वैसे ही नहीं आने वाला। बट चिंता बिल्कुल नहीं, मैं यही हूँ, ठीक है। एक और सेशन लगेगा इसका, डॉपलर डॉपलर इफेक्ट के अंदर का ही दूसरा पार्ट होगा। आज का लेक्चर लंबा भी है, मतलब लंबा इन द सेंस कि अपना टाइम तक ही होगा, तो खींच तो नहीं सकते, बट डॉपलर इफेक्ट क्योंकि बड़ा सा टॉपिक होता है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, तो बारी बारी करके सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर लास्ट और लगेगा, डॉपलर इफेक्ट ही हमारा लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक में हम ऑलरेडी आ चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट पहले होता क्या है वो समझने से पहले कुछ टर्म मेरे साथ सीखिए, और उसके बाद ही डॉपलर इफेक्ट में आपको समझाऊंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने ये टर्म सुना होगा बहुत बार, क्योंकि वेब ऑप्टिक्स तो पढ़ चुके होगे पहले भी, पहले अभी नहीं पढ़ाया गया लेकिन पहले भी पढ़ चुके होगे। अच्छा, उस टर्म को कहते हैं वेब फ्रंट। कितने लोग सुना है इस टर्म को? वेब फ्रंट क्या होता है, पहले ये समझो, ठीक।
देखो वेव फ्रंट क्या होता है, अब मैं तुमको समझाता हूँ। देखो वेव वेव फ्रंट को समझने से पहले मेरे साथ थोड़ा सा गौर करना। मान लो मैं कहता हूं कि मैंने एक सोर्स ड्रॉ किया है, कौन सा, साउंड का सोर्स। मतलब बेसिकली ये डॉट से मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक ऐसे सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कि साउंड वेव जनरेट कर रही है हर डायरेक्शन में। अच्छा सोच के देखो, अगर ये एक साउंड का सोर्स है, मतलब यहां से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। सोर्स क्या होता है, जो अगर मैं इस केस में बात करूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करूं, तो एक साउंड सोर्स क्या होगा, ऐसा सोर्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या करे, साउंड वेव को प्रोड्यूस करे। तो मान लो मैं कहता हूं कि मैंने पॉइंट से एक साउंड सोर्स को रिप्रेजेंट किया है। मैं वेव फ्रंट तुमको समझा रहा हूं, पहले डॉपलर इफेक्ट पे आऊंगा अभी, बट मैं तुमको वेव फ्रंट समझा रहा हूं, ठीक है। सोचो, मैंने पॉइंट से एक साउंड सोर्स को रिप्रेजेंट किया। मैं कह रहा हूं कि साउंड सोर्स क्या करता है भैया, साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है। तो सोच के देखो ना, क्या ये साउंड वेव जो होगी ये हर डायरेक्शन में होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं नहीं भाई साउंड साउंड सोर्स हूं तो मैं इसके राइट साइड ही सिर्फ साउंड वेव निकालूंगी, इसके पीछे नहीं निकालूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। वो हर डायरेक्शन में, ठीक है, 360 डिग्री पूरे डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो ये हमारा एक साउंड सोर्स था जिसने साउंड वेव प्रोड्यूस की। तो मैं साउंड वेव को मान लो एक सिंपल वेव को कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसने साउंड वेव ऐसे प्रोड्यूस की। हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसी साउंड वेव ये ऐसे सीधे भी तो प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल, हर डायरेक्शन में करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, अभी लिख दूंगा अभी इसको, बट अभी थोड़ा वेव्स को सीख लो मेरे साथ। ये ऐसे साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है हर डायरेक्शन में। एक बराबर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं मैं। ठीक। अच्छा ऐसे ही ये वेव इधर भी तो प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही हर डायरेक्शन में करेगा साउंड वेव। मान लो ये साउंड वेव है, अब ऐसे ही मान लो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, मतलब एवरी डायरेक्शन में 360 डिग्री पूरे डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोड्यूस की जा रही है। किसके वजह से सर, ये क्या है जो पॉइंट्स आपने डिनोट किया है, ये है तुम्हारा साउंड सोर्स, यही साउंड वेव को जनरेट कर रहा है, बिल्कुल हर डायरेक्शन। मान लेना मैंने पूरा हर डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं किया, बट होगा ही तो ये पूरे डायरेक्शन में, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा एक एक चीज मेरे को बता रहा, तुम सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है क्या। सर हमने वेव वगैरह पढ़ के तो आए, हम फेज के बारे में भी पढ़े हैं, पढ़ा है हमने, बहुत अच्छे से हमने फेज पढ़ा था, याद है। फेज क्या बताता है यार, पोजीशन बताता है, ठीक है। सोच के देखो, मैं एक वेव ड्रॉ करूं, अच्छा हमने एक ये वेव पढ़ी थी, याद है सबको, ऐसे वाली वेव हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। ऐसे वाली वेव में थोड़ा सा, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। हाँ अब देखो, मेरे साथ देखना, ऐसे वाले वेव पे मैंने कुछ एंगल मार्क कराए थे, याद है। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। ये कितना था, 180 डिग्री। इसको क्या कहते थे, 270 डिग्री, और इसको क्या कहते थे, 360 डिग्री। पता है सबको, क्या सबको ये बात पता है। देखो अगर दिख नहीं रहा है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तुम्हारे लिए, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ऐसे। अब देखो, अब समझ आएगा, ठीक है। चलो, मैंने फेस तुमको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये पॉइंट जो होता है, ये इसको 90 डिग्री का पॉइंट कहते हैं, इसको 180 डिग्री कहते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ऐसा मत बोलना। ये 270 डिग्री था और ये 360 डिग्री था, ठीक है। ये फेज के अंदर बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ये सारे पॉइंट्स होते हैं वेव के अंदर, एंगल की मेजरमेंट अगर मैं करता हूँ तो एंगल को मैं डिनोट करता हूँ, तो ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। अच्छा मैं तुमसे कहूँ, जरा ये बताओ, क्या वेव का ये वाला पॉइंट और अगले वेव का ये वाला पॉइंट, अगर ये 90 है तो अगले वेव का ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या मैं कहूंगा कि ये दोनों पॉइंट सेम फेज में हैं। बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि देखो ना, ये एक पल्स के बाद अपने आप को रिपीट ही तो कर रहा है, और कुछ तो कर नहीं रहा है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि यार ये वाला पॉइंट और अगले वेव का ये वाला पॉइंट, क्या ये दोनों सेम फेज में हैं, आप कहोगे बिल्कुल है सर। सेम फेज का मतलब क्या है यार, सेम फेज का मतलब सेम पोजीशन। सोच के देखो ना, ये वेव एक साइकिल कंप्लीट कर ली, फिर इसके बाद इसका रिपीटिशन ही तो हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पहली वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट और दूसरी वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट सेम फेज में है सर, बिल्कुल। सिमिलरली पहले वेव का जो 180 डिग्री वाला पॉइंट है, दूसरे वेव का भी 180 डिग्री वाला जो पॉइंट होगा, क्या ये दोनों सेम फेज में होंगे एक दूसरे के।
बिल्कुल होंगे सर। अच्छा वैसे ही सर निगेटिव में चेक करूं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्या ये दोनों पॉइंट भी सेम फेज में होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सिमिलरली लास्ट पॉइंट, ये 360 वाला पॉइंट ये रहा, और अगले में भी 360। 360 तो खैर नहीं होगा, लेकिन कितना होगा सोच के देखो, 360 का डबल 720 हो जाएगा ये। तो मैं कह सकता हूं ना कि यहां से यहां तक भी 360 का डिफरेंस है, और यहां से यहां तक भी 360 का ही डिफरेंस है, तभी तो 720 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि अगले वेव में भी सिमिलरली जो यहां वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों सेम फेज में है। बिल्कुल। तो सेम फेज का कॉन्सेप्ट मैं तुमको बस सिखा रहा था, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पीछे। यार एक साइकिल के बाद वेव अपने आप को रिपीट ही करती है। तो पहले वेव का कोई एक पॉइंट है, दूसरे वेव का वो पॉइंट एक दूसरे के साथ हमेशा सेम फेज में होगा। मतलब पहले वेव का टॉप, दूसरे वेव का भी टॉप, दोनों सेम फेज होगा। पहले वेव का 180 डिग्री वाला पॉइंट मतलब जीरो मीन जीरो वाला पॉइंट, दूसरे वेव का भी जीरो वाला पॉइंट वो भी सेम फेज में होगा। पहले वेव का नेगेटिव मैक्सिमम, दूसरे वेव का नेगेटिव मैक्सिमम वो भी सेम फेज में होगा। तो समझ रहे हो मेरे क्या कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब सब समझ रहे हो? तो अगर सेम फेज का कॉन्सेप्ट यहां से तुमको समझ आ गया, तो सोच के देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि सर पहली वेव का ये वाला पॉइंट, दूसरी वेव का ये वाला पॉइंट, सिमिलरली इस वेव का ये वाला पॉइंट, क्या ये सभी आपस में सेम फेज में होंगे? अरे बिल्कुल होंगे सर। ऐसे ही इधर भी कोई एक वेव होगी, उसका भी पॉइंट मिलेगा, इधर भी कोई एक वेव होगी, उसका भी पॉइंट मिलेगा। तो क्या ये कंप्लीट स्फेरिकल ऐसे बनाएंगी, ऐसे गोला सा? सोचो। अब बिल्कुल बनाएंगी सर। क्या वैसे ही सिमिलरली इस वेव का ये वाला पॉइंट, इस वेव का ये वाला पॉइंट और इस वेव का ये वाला पॉइंट, क्या ये भी आपस में सेम फेज में होंगी? ऐसे ही सर एक और बनेगा। ओहो हो। सिमिलरली सर इस वेव का ये वाला पॉइंट, इस वेव का ये वाला पॉइंट और इस वेव का ये वाला पॉइंट, क्या ये सभी आपस में सेम फेज में होंगे? ऐसे ही करते करते ये जो आपको दिख रहा है, ये सभी पॉइंट, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं सभी ऐसे ही करके, मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं, बट जब आप वेव प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो आपको सभी सेम फेज मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है एक कंप्लीट सा स्फेरिकल सा सरफेस जो मैंने डॉटेड से ड्रॉ किया है, ये पता है क्या है? इसको मैं क्या कह सकता हूं, सोचो। इट इज द कलेक्शन ऑफ all the points vibrating on the waveform in same phase। सोच के देखो, क्या ये एक सेम फेज का पॉइंट था? क्या ये एक सेम फेज का पॉइंट था? क्या ये एक सेम फेज का पॉइंट था? सर मैं इनको जोड़ रहा हूं, तभी तो मुझे ये स्फेरिकल सा दिख रहा है। स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर कब बन रहा है? जब मैं सेम फेज के पॉइंट को एक साथ जोड़ दे रहा हूं। जब बहुत सारी वेव्स है और बहुत सारी वेव के सेम फेज के पॉइंट को मैं एक साथ जोड़ दे रहा हूं, तो मेरे को एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सर। सिमिलरली सोच के देखो ना, ये पॉइंट सेम फेज में है, ये पॉइंट भी सेम फेज में है, ये पॉइंट भी सेम फेज में है, ऐसे इधर भी बहुत सारी वेव होंगी, ऐसे वैसी सेम इधर भी वेव होंगी, इधर भी वेव होंगी। मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट इमेजिन करके देखो ना, 360 डिग्री में तो वेव होंगी। तो उसका सभी सेम फेज के पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, तो मिलाने से जो मेरे को स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बनता है, भैया इसको कहते हैं वेवलेट्स। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वेवलेट्स या फिर वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसी को? इसी को कहते हैं वेव फ्रंट। तो कोई सिंपल सा डेफिनेशन हमसे सर कोई पूछे कि वेब फ्रंट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? वेब फ्रंट बेसिकली क्या है? लोकस है। लोकस मतलब कलेक्शन, अरे कलेक्शन को लोकस कह दिया क्या? कॉम्बिनेशन, लोकस। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज along the wave form। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेब फ्रंट इट्स द लोकस ऑफ द सेम पॉइंट वाइब्रेटिंग। अच्छा वेव कैसे जनरेट होगी? वाइब्रेशन से ही तो होगी। तो मैं एक पॉइंट को मान लेता हूं ना, ये पॉइंट वाइब्रेट हो रही तभी तो वेव जनरेट कर रही है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि लोकस ऑफ द सेम पॉइंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज ऑन अ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म का मतलब, अरे इसी वेव को वेव फॉर्म कह दिया गया। उसको क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट सर कब जनरेट होगी? जब सेम फेज के पॉइंट एक साथ वाइब्रेट करेंगे, और जब उन सभी सेम फेज के पॉइंट को एक लाइन से मैं ड्रॉ कर दूं, ज्वाइन कर दूं, मतलब उनका लोकस ले लूं। लोकस मतलब अरे एक लाइन से उनको जोड़ देना,
कंबाइन कर देना, जोड़ देना, कलेक्शन। तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को वेव फ्रंट कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ वेव फ्रंट? बोलो क्लियर हुआ वेव फ्रंट? नहीं देखो, ये तुमको नहीं जानना है बिल्कुल, ये देखो अच्छा सवाल तुमने पूछा, पर तुमको ये बिल्कुल इसकी चीज की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि सर आप उसको वेट करोगे तो कितनी डिक्रीज हो, कितनी इंक्रीज होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी याद रखो, क्या है, डिटरमाइन नहीं कर सकते आप उसको, कि वो एक्सपेरिमेंटल काम होता है, ठीक है, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, तो बस अभी याद रख लो कि इंक्रीज या डिक्रीज होता है बस, ठीक, इतना ही तुमको जरूरत पड़ेगी। ये बताओ क्लियर हुआ कि वेव फ्रंट क्या होता है? देखो मैंने बहुत सिंपल किया है वेव फ्रंट को, ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। फटाफट से सब बताओ कि क्या वेव फ्रंट क्लियर हुआ? सर वेव फ्रंट आज से कोई पूछे ना, सर हम धर देंगे वेव फ्रंट को, तब तो कोई चिंता ही नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोलो भैया, ये भैया बोलो जल्दी। क्लियर हुआ? जल्दी से फटाफट से बताओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा अब मेरे को जरा तुम ये बताओ, सोचना थोड़ा मेरे साथ, मेरे को अब जरा तुम ये बताओ, ये वेव का टॉप पॉइंट, ये भी वेव का टॉप पॉइंट, हालांकि वेव थोड़ा इधर उधर बन गया है, बट सोच के देखो, मैं कहता हूं कि जो तुम्हारी यहाँ वेव फ्रंट बनी है, इन दोनों वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या तुम मुझे बता पाओगे? तो सोचो, ये वेव का टॉप पॉइंट, ये वेव थोड़ी सी आगे खसक गई है बट ये भी वेव के टॉप पॉइंट से ही बनेगा, तो यहाँ तुमको बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, सोच के देखो, क्या मैं इसके बीच का डिस्टेंस को लेमडा कह सकता हूँ? अब आप कहोगे सर ये लेमडा कैसे आ गया? नहीं नहीं, मतलब कैसे आ गया, मतलब कुछ भी आप लिख दो क्या कि दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस लेमडा होता है, ऐसे कैसे मान ले हम? तो आओ देखो मैं तुमको बताता हूँ। ये बताओ, वेवलेंथ को लेमडा से लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। अच्छा वेवलेंथ होता क्या है सर? सर दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को ही तो वेवलेंथ कहते हैं। तो सर क्या ये पहले वेव का क्रस्ट है? बिल्कुल। क्या ये दूसरे वेव का क्रस्ट है? बिल्कुल। तो सर क्या ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेमडा नहीं हुआ? हो गया भैया, हो गया भैया, देखो झूठ मत बोलना, तुमको मैं दिखाया हूं वही चीज, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लेमडा, तो यहां भी सर दो वेवफ्रंट के बीच का डिस्टेंस लेमडा ही तो है। अरे सोच के देखो ना, एक वेवफ्रंट यहां बना है, अगला वेवफ्रंट यहां भी बन सकता है, तो यार दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का भी तो डिस्टेंस लेमडा ही होगा। बोलो पकड़ा गया? बोलो पकड़ा गया? बोलो क्या ये चीज तुमको समझ आई कि सर दो वेवफ्रंट के बीच का डिस्टेंस लेमडा हो सकता है, वेवलेंथ के बराबर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? मतलब आज ऐसे याद रखेंगे कि सर कभी भी पॉइंट सोर्स दिया होगा तो पहली चीज क्या पता चली हमको कि सर जब पॉइंट सोर्स होगा तो एक स्फेरिकल शेप का वेवफ्रंट बनेगा। दूसरी चीज, वेवफ्रंट क्या होता है, सेम फेज में कोई पॉइंट वाइब्रेट करेगी तो उसको क्या कहेंगे हम, उसके लोकस को, उसके कलेक्शन को, लोकस मतलब कलेक्शन, सभी पॉइंट को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को सर वेवफ्रंट कहेंगे। और तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज कि उन दो वेवफ्रंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, लेमडा होगा, वेवलेंथ के बराबर होगा, लेमडा के बराबर होगा। क्लियर? देखो कितनी सारी कंक्लूजन मिल गई तुमको, इसी में तुमको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ा दिया, वेव ऑप्टिक्स में यही पहले पढ़ाया जाता है। तो नोट करने वाली बात क्या है सर, लिखा दीजिए ना प्लीज, लिख दिया जा आजा। नोट करने वाली बात, डॉपलर पे भी आए नहीं है, डॉपलर आएंगे, चिंता ना बिल्कुल ना करो। नोट करने वाली बात क्या है सर, पहली चीज कि सर जो वेवफ्रंट होगा, जो सर वेवफ्रंट होगा वो क्या होगा सर, लोकस होगा, किसका सर, सेम फेज में जो पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं उनका। अच्छा, दूसरा पॉइंट सर क्या, जब भी आपका सोर्स पॉइंट सोर्स होगा, देखो इस सोर्स को मैंने पॉइंट सोर्स माना है, पॉइंट की तरह माना है, बिल्कुल माना है सर। तो जब भी आपका सोर्स पॉइंट सोर्स होगा तो सर
जो आपका वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल होगा। डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, चिंता बिल्कुल मत करो। अभी सिर्फ तुमने स्फेरिकल पढ़ा है, तुमको इतनी की जरूरत है अभी समझने के लिए बस, ठीक है। और तीसरी चीज सर ये पता चली कि जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट, वो हमेशा कितना होगा सर? लेमडा के बराबर होगा, उसके वेवलेंथ के बराबर होगा। जितने लेंथ की वेव, उसकी वेवलेंथ के बराबर होगा। क्लियर? बताओ, क्या ये तीनों नोट पॉइंट हमेशा आपको याद रहेंगे? पूरी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, क्या ये पॉइंट हमेशा आपको याद रहेंगे? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। सर आप फिर ले चलो ना जल्दी से, डॉपलर इफेक्ट भी तो समझाओ, तभी से आप ये पढ़ा रहे हो। आ जाओ चल के, अब चलते हैं टुवर्ड हम अपने डॉपलर इफेक्ट। अब चलते हैं हम टुवर्ड डॉपलर इफेक्ट। अब देखो होता क्या डॉपलर इफेक्ट में, सोचो ये तुम्हारा सोर्स है। अच्छा सोर्स क्या करेगा सर? सर सोर्स ऐसे वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? मान लो तुम यहाँ एक ऑब्जर्वर हो, डॉपलर इफेक्ट हमको दो ही के रेस्पेक्ट में समझना होता है, याद रख लो, एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर। मान लो तुम यहाँ हो, तुम बैठे सुन रहे हो, ठीक है, मान लो ये सोर्स है तुम्हारा, ठीक। अच्छा सोच के देखो, डॉपलर इफेक्ट में तुमको बेसिकली मैं दो केस समझाऊंगा, उसके बाद और अदर केस हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, बट पहले समझ लो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। सोचो सोर्स तुम्हारा यहाँ था, ये तुम्हारे वेव फ्रंट है, इनको पूरा कंप्लीट कर लेना, मैं सिर्फ आधा बनाया हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे वेव फ्रंट है। अच्छा एक वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? लेमडा, ठीक है, ठीक है सर। मान के देखो कि सोर्स तुम्हारा यहाँ है, ऑब्जर्वर तुम यहाँ हो, तो इससे वेव जो जनरेट हो रही है, ये तुम्हारे, ये यहाँ तुम्हारा ईयर है, तुम खड़े हो तो यहाँ तुम्हारा ईयर भी होगा, तो अपने कानों के थ्रू क्या कर रहे हो, यहाँ से जो साउंड वेव जनरेट हो रही है तुम उसको सुन रहे हो। तो सोचो तुमने जितनी वेवलेंथ की साउंड सुनी, क्या उसका वेवलेंथ भी लेमडा ही है? सोच के देखो, क्यों भाई? क्योंकि जो तुम्हारे पास जो वेवलेंथ पहुंचेगी यार, उन सभी वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस तो लेमडा ही है, तो तुम्हारे कानों में तक जो जाएगा वेवलेंथ, जितने वेवलेंथ की साउंड जाएगी, क्या उसका वेवलेंथ भी तुम जो सुनोगे वो लेमडा के बराबर ही होगा? बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये होगा कब सर? ये होगा तब जब आपका जो सोर्स है वो कहीं रेस्ट पे फिक्स पड़ा हुआ है। मान लो एक कोई फिक्स जगह है, मान लो ऐसे कोई गाड़ी खड़ी है और वहां से हॉर्न बज रहा है, मान लो कोई गाड़ी खड़ी है वहां से हॉर्न बज रहा है, तो सोच के देखो तुम कहीं खड़ा होकर सुन रहे हो उस चीज को। ये तब का केस है, कब का केस है सर? जब आपका सोर्स जो है वो रेस्ट पे हो, तो आपके कानों तक जो साउंड जा रही है उस साउंड का वेवलेंथ कितना होगा सर? वो लेमडा के बराबर होगा, जो कि हम अभी पढ़ के भी आए हैं कि एक जनरल केस में सोर्स जो है साउंड को वेव को प्रोड्यूस करता है और दो वेवलेट के बीच का डिस्टेंस लेमडा होता है। तो अगर दो वेवलेट के बीच का डिस्टेंस लेमडा होता है, तो जो आपके कानों तक जो वेव पहुंच रही है उसका वेवलेंथ कितना होगा? लेमडा होगा। अब मान लो मैं एक केस कंसिडर करूं कि मान लो कि तुम तो खड़े होकर सुन रहे हो, अब मान लो मैं कहूं कि ये सोर्स है, अब मैंने इसको एक v वेलोसिटी से आगे भेज दिया। अब मैंने इस सोर्स को v वेलोसिटी से आगे भेज दिया, मतलब अब ये रेस्ट का सोर्स नहीं रहा, अब ये एक मूवेबल सोर्स बन गया। अब ये एक मूवेबल सोर्स बन गया, तुम तो खड़े हो बट सोर्स अब तुम्हारे सामने से गुजर रहा है और लगातार साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर क्या इस केस में भी जो हमको वेवलेंथ सुनाई देगी साउंड की, क्या वो लेमडा होगी या वो कुछ और होगा? क्या वो बराबर होगा, क्या वो घटेगा? वही हमको देखना है अभी। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने कह दिया कि जो सोर्स है वो ऐसे भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक बार सोर्स यहाँ था, फिर ये सोर्स यहाँ गया बढ़ के, फिर ये सोर्स यहाँ गया, तुम यहाँ खड़े थे ऑब्जर्वर हो तुम, फिर ये सोर्स यहाँ आ गया। अब सोचो, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, सोर्स जब रेस्ट पे था तो हमारी जो वेवलेंथ बनी, जो हमारी वेवफ्रंट बनी थी वो ऐसी थी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रह रहा था जो था लेमडा ऐसे। तो हमारी जो वेवलेंथ बन रही थी वो बिल्कुल ऐसे वेव फॉर्म के वेव फ्रंट की तरह बन रही थी स्फेरिकली, जो कि सेम डिस्टेंस पे था एक दूसरे से। कितना डिस्टेंस था सर? लेमडा था। इस केस में इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्या होती है इस केस में? होता क्या है, क्योंकि साथ में सोर्स भी मूव कर रहा होता है ना, तो इस बार जो वेवफ्रंट जनरेट होती है ना, कब? अब ये मूवेबल सोर्स है, अब ये रेस्ट पे नहीं है बच्चा, दिस इज अ मूवेबल सोर्स। तो अगर सोर्स मूव कर रहा है और साथ में साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस में जो वेवफ्रंट बनता है वो पता है कैसे बनता है? वो कुछ ऐसे बनता है।
कुछ ऐसे। अरे सर ये क्या हुआ? फिर सेकंड केस में थोड़ा आगे बढ़ गया तो ये कुछ और ऐसे हो जाएगा। सोचना मेरे साथ, मैं भी तुमको दिखा दूंगा। इसका पिक्चर बन नहीं पा रहा है बट मैं एक पिक्चर तुमको दिखा दूंगा, ठीक है? कुछ ऐसा। ये थोड़ा और आगे बढ़ गया। अब सोचो, सोच के देखो। पहले इधर की डिस्टेंस और अगर मैं पीछे भी दो निकालता, इन दोनों की डिस्टेंस लेमडा ही थी, सेम थी, एक प्रॉपर स्फेरिकल शेप का वेवफ्रंट बन रहा था। अब क्या हो रहा है सर? अब देखो, अब इधर वाले एरिया में लेमडा घटा है। इधर तो लेमडा अभी भी है, इधर लेमडा है, इधर लेमडा है, बट क्योंकि सोर्स ऐसे आगे बढ़ रहा है तो वेवफॉर्म जो होती है, जो वेवफ्रंट होती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। और जिधर सोर्स मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जो वेवलेंथ होती है अब वो घटना शुरू हो जाती है। इधर देखो, ये सारे दिख रहा है, सब पास पास है। इधर देखो, इस पास है, इधर अभी भी दूर है एक दूसरे से। अब इसका एक्चुअल में तुमको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उससे आप रेफरेंस के लिए बना सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। फ्रंट generated by a moving source toward observer। ध्यान से समझना, मैं ड्रॉ नहीं कर पाया हूं उस तरह से बट मैं तुमको दिखाऊंगा जरूर, चिंता ना करो। ये देखो, दिख रहा है? देखो, ध्यान से देखना, ये सब भूल जाओ नीचे क्या लिखा है, मैं सब तुमको बता दूंगा। अभी देखो, अभी देखो, जब रेस्ट पे था सोर्स तो देखो बराबर था सबका वेवलेंथ। अब देखो क्या हुआ, इधर वेवलेंथ कम हो गई, इधर वेवलेंथ ज्यादा हो गई। ओह, मूविंग सोर्स ये कुछ ऐसे जनरेट करता है, दिख रहा है? देखो 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 देखो, दिख रहा है? पहले तो सब लोग बताओ, क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या रिलेट कर पा रहे हो कि सर जब ये को डॉपलर इफेक्ट लिखा है, मैं समझाऊंगा डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। क्या रिलेट कर पा रहे हो कि सर इधर का देखो वेवलेंथ कम हो गया, अरे इधर ले वेवलेंथ ज्यादा हो गया? बोलो रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले ये बताओ जल्दी से फटाफट सब लोग। क्या सब लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे हो जैसे मैंने इसे ड्रॉ किया है? इधर क्या था, सबका वेवलेंथ फिक्स था, तो आपके कानों तक जो जा रही थी वेव, साउंड वेव, उसका वेवलेंथ भी फिक्स था। अब सोच के देखो, क्या इस केस में भी जो वेव आप तक पहुंचेगी आपके कानों तक, क्या वो अभी भी लेमडा होगी? सोच के देखो। नहीं होगी ना लेमडा। क्यों भाई? क्यों लेमडा नहीं होगी? सोचो 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 सोचो। क्योंकि सर देखो, ये कम हो गया ना, इधर वेव थोड़ी सी कंप्रेस हो गई, इधर वेव ज्यादा है। इधर का डिस्टेंस लेमडा दिख रहा है इधर, बट इधर का डिस्टेंस लेमडा नहीं दिख रहा है। अब ये चेंज हो गया। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, देखो यहाँ देखो, सोर्स इधर था, ट्रक एट रेस्ट, तो तुम्हारे कानों तक जो वेवलेंथ जा रही थी दैट इज लेमडा। बट जैसे ही ट्रक दूर जाने लगा, मूव करने लगा, इस केस में देखो इधर वेवलेंथ ज्यादा, इधर वेवलेंथ कम। मतलब मतलब सर ये वाला जो एरिया है ना, यहां से यहां तक, इधर स्मॉलर वेवलेंथ है। और सर इधर क्या है, इधर यहां से यहां तक में लार्जर वेवलेंथ। अब मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि अब जो आपके कानों तक जाएगी, आपके ईयर तक ये चीजें जाएंगी, तो आपको महसूस होगा क्या, कि जैसे गाड़ियां सुनी है कभी? अच्छा सोच के देखो, कहीं तुम खड़े हो, तुम्हारे साथ जैसे बाइक जाती है, गुजरती है बाइक, कैसी आवाज आती है? जुम करके। कभी सुना है ऐसे? बहुत तेज साउंड आएगा, फिर जैसे ही वो तुमको पास कर देगी तो साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस, वो थोड़ा कम हो जाता है। सुना है कभी? ऐसे पो करते हुए निकल जाती है, सुना है कभी? या बगल से साउंड निकलता है कैसे, ऐसे जुम। सबने एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया है? सोचो, लाइफ किया है? किसी कार को अपने बगल जाते हुए देखा है, या किसी बाइक को अपने बगल जाते हुए सुना है? कभी ऐसे सुना है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है सर, कि जैसे सर कार नजदीक आती है तो हमको क्या दिखता है, कि जैसे ही कार हमारे नजदीक आई कानों के, हमको लाउड साउंड सुनाई दे, जैसे हमको, जैसे ही हमको वो कार ने पास किया, वो साउंड की इंटेंसिटी कम होती जाती है। फिर कैसे आता है, ऐसे जूम करके निकल गई साइड से।
है ना, जक से। कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? जल्दी से बताओ, ऐसा हुआ है? वो बेसिकली यही है, वो यही है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके कानों में क्या हुआ, वेवलेंथ की वेरिएशन आपको सुनाई पड़ रही है। कैसे भाई? जब देखो, अब सोच के देखो होगा क्या, ये एक मूवेबल सोर्स है, मान लो ये कार ही है जो कि साउंड प्रोड्यूस करते मूव कर रही है। अब मान लो यहां तक आई, तो ऐसे ऐसे वेवलेंथ बना इसका, इधर ज्यादा इधर कम। अब सोच के देखो, जैसे ही आपके कानों तक आएगी, तो जो पहला इसका जो वेवफ्रंट बनेगा वो कुछ ऐसे आपके कानों तक बनेगा। यानी जब ये आपके पास आ गई, तब जो आपको वेवलेंथ सुनाई देगा वो स्मॉलर वाला सुनाई देगा। और मान लो ये तुमसे थोड़ी आगे निकल गई, अब जो तुम्हारे कानों में पीछे से आवाज आ रही है, अब वो लार्जर वेवलेंथ की आवाज आ रही है। सोच के देखो, तो जब तुम्हारे पास वो आई, तो तुम्हारे कान तक जो वेवलेंथ जा रही है साउंड की, वो तो क्या जा रही है सर, स्मॉलर वाली जा रही है। लेकिन जैसे ही उस कार ने तुमको पास किया, तो पीछे तो वेवलेंथ ज्यादा है, लार्जर है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, लार्जर वेवलेंथ आपके कानों तक पहुंचेगी। तो जब वो कार आपको अप्रोच कर रही थी, आपकी तरफ आ रही थी, आपके नजदीक आ गई, तो स्मॉलर वेवलेंथ का साउंड जा रहा है हमारे कानों में। और जैसे ही उसने पास किया, तब क्योंकि जो पास कर रही है जब वो, तो उसके पीछे वेवलेंथ ज्यादा है, तो जैसे ही वो पास आई तो आपको तेज सुनाई देता है कि गाड़ी आ गई पास में। जैसे ही निकली क्या होता है, पॉं करके निकल जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक्सपीरियंस किया है कभी? क्यों भाई, एक्सपीरियंस किया है? तो आपके कानों में जो जा रहा है वेवलेंथ, वो एक वेरिएबल वेवलेंथ जा रहा है सर। शुरुआत में जब वेवलेंथ कम था, सोच के देखो ना, जब वेवलेंथ कम होगी तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए आपको लाउड सुनाई देता है। स्मॉलर वेवलेंथ जब आपके कानों तक पहुंचता है तो आपको लाउड वॉइस सुनाई देती है। और जैसे ही पास किया, सोर्स जो था जैसे ही आपको पास किया आपके कानों को, तो स्मॉलर वेवलेंथ से अब वो किधर जा रहा है, बढ़ रहा है टुवर्ड लार्जर वेवलेंथ। तो यहाँ आपको वेवलेंथ का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसमें अलग अलग साउंड सुनाई देंगे। थोड़े से टाइम के बाद ही आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के साउंड आपके कानों तक सुनाई देंगे। इसी पूरे को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसको कहते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। क्लियर हुआ? अच्छा, तो कोई जिफ दिखता है तो मैं तुमको जिफ दिखाता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। कोई जिफ दिखता है तो मजा आ जाता है यार, तुमको समझ आ जाता पूरा। तो लाइट वेव है, भी हटाओ इसको, साउंड वेव के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। बोलो समझ आया? समझ तो आई गया होगा अब तुमको, बोलो, बोलो यार, अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। जल्दी से जल्दी से, फटाफट से बताओ। ये वेव फ्रंट देख सकते हो आप, देखो इधर स्मॉलर वेवलेंथ, जब स्मॉलर वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपको लाउड सुनाई देगा। देखो यहाँ दो लोग दिख रहे हैं, देखो, देखो इससे दूर चली गई है वो गाड़ी, तो इसको क्या सुनाई देगा, इसको कम सुनाई देगा। बट क्योंकि इसके पास आ रही है पुलिस वाली वैन, तो इसको ज्यादा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, स्मॉल है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब इसको लाउड सुनाई देगा। गाड़ी आ रही है, इसको सुनाई देगा गाड़ी जा चुकी है। इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। बोलो क्लियर हुआ? मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट तुम लोग अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना इस फिगर को, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है? मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए गंदा सा फिगर बना दिया, मेरी ड्राइंग होने अच्छी नहीं है, ठीक है? समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। यानी हमारे कानों तक सर वेरिएबल वेवलेंथ, वेवलेंथ जा रहा है, हमारे कानों तक वेरिएबल वेवलेंथ जा रहा है। तो सर अगर डॉपलर इफेक्ट को ऐसे लिख लिया जाए तो, आ जाओ, अब समझ आ गया डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या है, लिखा देता हूँ, नोट कर लो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करो, मेरे साथ नोट कर लेना। आओ, डॉपलर इफेक्ट सर मान लीजिए लिखना हो डेफिनेशन के लिए, कभी कोई पूछ दे तो फिर क्या जवाब देंगे, इसलिए आओ लिख लो, समझ तो आप गए ही हो। कोई पूछ दे तो मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी एग्जांपल यही बताना, पहले तो तुम वेवलेंथ समझा देना, उसके बाद सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, देखो मैं तुमको फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ डॉपलर इफेक्ट का, और फिर ये समझा देना केस, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बस खुश हो जाएगा वो इंसान, ठीक है? बट कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो हम प्रॉपर नोट्स भी तो बनाएंगे। तो नोट करो, डॉपलर इफेक्ट लिखना है तो लिख लो, क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? एन इंक्रीज
और डिक्रीज दोनों हो सकता है इन द फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, दोनों लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी कह लो, वेवलेंथ कह लो, अरे रिलेटेड तो है ही एक दूसरे से, ऑफ साउंड और अदर वेव। डॉपलर इफेक्ट यार लाइट वेव के साथ भी देखने को मिलता है, बट क्योंकि हम साउंड वेव पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस ज्यादा है साउंड पे। ठीक है, साउंड और अदर वेव्स एज द सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम each other. This effect cause या फिर this effect is known as डॉपलर इफेक्ट। मतलब सडन चेंज किसमें, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में, known as डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसकी वजह से होता क्या है, इस इफेक्ट, देखो इस इफेक्ट से होता क्या है, जो आपकी लाउडनेस होती है या पिच होती है उसमें क्या होता है, सडन चेंज देखने को मिलता है ना। अच्छा इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं वो भी नोट करा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इफेक्ट causes the sudden change in the pitch या फिर लाउडनेस, अरे साउंड की इंटेंसिटी की बात कर रहा है बच्चा, इन अ पासिंग सायरन, कह सकते हो सायरन या हॉर्न, है ना। क्लियर है, क्लियर है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने चीज लिख दी और डॉपलर इफेक्ट समझ आ गया। स्पीकर भी डॉपलर इफेक्ट पर ही काम करते हैं, उसमें म्यूजिक बजता है तभी तो अलग अलग वेवलेंथ के साउंड सुनाई देते हैं एट सम टाइम्स। हाँ, स्पीकर तब डॉपलर इफेक्ट काम करते हैं जब आप उसके लाउडनेस की इंटेंसिटी को बढ़ा घटा रहे होते हो एम्पलीफायर से, है ना। कभी बेस ज्यादा हो गया, कभी बेस कम हो गया, तो यस आप कह सकते हो कि स्पीकर भी डॉपलर इफेक्ट पे काम करते हैं। बट इन जनरल डॉपलर इफेक्ट का सबसे आसान तरीका क्या है, वही वाला जो मैं तुमको बताया, नोटिस भी किया हमने फिजिकली भी, है ना। फिजिकली भी हमने ये चीज नोटिस की है कि हमारे पास है कोई चीज, जब हमारे पास आती है तो हमको लाउड सुनाई देता है, जब से दूर जाती है तो हमको कम सुनाई देता है। बट क्योंकि स्पीकर में एक सोर्स जो है वो फिक्स है, दैट इज ऑन रेस्ट, तो आप इन जनरल अगर आप वॉल्यूम अप डाउन की बात कर रहे हैं, पिच और इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इन जनरल हम कह तो सकते हैं कि हाँ वो डॉपलर इफेक्ट का एक एग्जांपल हो सकता है, बट दैट्स नॉट कंप्लीट। क्यों भाई, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के लिए सोर्स का भी मूव होना जरूरी है, तभी तो आप डॉपलर इफेक्ट को समझोगे। बट स्पीकर को आप ऐसा थोड़ा है कि मूव कराते हो, ऐसा तो होता नहीं है। स्पीकर तो कहीं एक फिक्स होगा, वहां से आपका आवाज आ रही होगी, सो दैट नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आप फिजिकली भी देख सकते हो, जिसका परफेक्ट एग्जांपल मैंने वही दिया तुमको, जो कि समझ भी आता है हमको एक्चुअल में, डॉपलर इफेक्ट की वजह से ही होता है वो। क्लियर, चलिए, तो समय होता तो आज तो मैं डॉपलर इफेक्ट का कंक्लूजन तुमको करा देता। अच्छा पता है, इसको एक और चीज समझ लो, मैं तुमको बता देता हूँ ये चीज, कोई कल डायरेक्टली फिर नहीं बताऊंगा, कल मैं सीधा इस पे वो वर्क करूंगा। ठीक है, एक्चुअल वेवलेंथ कितनी थी भैया, वो तो लेमडा थी सर, पढ़ा है अभी हमने देखा। एक्चुअल वेवलेंथ क्या है, जो कि फिक्स डिस्टेंस पे है, वो क्या है, लेमडा है। बट क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ घट गई, इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपरेंट वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ हमारे कानों में जा रही है ना, उसको लेमडा एपरेंट लिखते हैं, एपरेंट वेवलेंथ। ये मैं कल तुमको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और कल इसका मैथमेटिकल कंक्लूजन करके समाप्त करेंगे। ठीक है, लेमडा एपरेंट, इसको कहते हैं एपरेंट वेवलेंथ। मतलब होना तो चाहिए था कितना, लेमडा के बराबर, बट हमारे कानों में आया कितना, स्मॉलर वेवलेंथ, उसको हम कहते हैं एपरेंट वेवलेंथ।
अब कल मैं इसका और बढ़िया तुमको कच्चा चिट्ठा दूंगा, फिर क्या क्या वेरिएशंस है सर, क्या क्या फॉर्मूले हैं डॉपलर इफेक्ट के। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है सर मैथमेटिकल कंक्लूजन। आज तो थ्योरेटिकल हो गया सर, समझ गए थ्योरेटिकल पार्ट डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, ये समझना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बट पहली चीज मैं तुमको सिंप्लीफाइड करके ये दी कि मैंने पहले तुमको डॉपलर इफेक्ट समझाया, उससे पहले वेवलेट समझाया, वेवफ्रंट समझाया, कुछ पॉइंट्स लिखवाए आपको, ठीक है। फिर मैंने डॉपलर इफेक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा दे दिया आपको। अब आपको सिर्फ क्या करना है, मैथमेटिकल एनालिसिस। अरे नेटफ्लिक्स कहाँ से खुल गया, ठीक है। हाँ नोट्स अपलोड डेफिनेटली आई डू दैट, कंप्लीट नोट्स, ठीक है। मैं कई दिन से कर नहीं रहा था बट अब कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो क्योंकि समय तो नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम क्लास को अब आज हमारी क्लास को एंड करते हैं। थर्मल वाली क्लास होगी 9 बजे से होगी, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आज उसमें मैं हीट ट्रांसफर भी शुरू करूंगा। फिलहाल एक लेटेंट जो टॉपिक बचा है, बट क्योंकि मैंने उसको हीट ट्रांसफर लेक्चर 1 आज दे दिया है, तो आप उसको हीट ट्रांसफर लेक्चर 1 मान सकते हैं। उसमें एक पीछे वाला क्या था, पीछे वाला कैलोरीमेट्री, उसका एक छोटा सा पार्ट है, डाल दूंगा आज उसको भी अंदर ही। उसके बाद हीट ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन तो आज एटलीस्ट ले ही लेंगे हीट ट्रांसफर का, ठीक है। कंडक्शन रेडिएशन सब क्या होता है ये सब का, तो ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। 9 बजे वाली क्लास 2 दिन से वो हो नहीं रही थी बट आज होगी। चलिए एंड करते हैं।